ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के सामयिक विषय पर परिचर्चा करेंगे और विषय है भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है 1947 में जब आज़ाद हुआ उसके बाद देश का संचालन कैसे हो, किस प्रकार इस देश के प्रशासन को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक संविधान तैयार हुआ। 1950 में वो लागू हुआ। अंबेडकर साहब ने संविधान, ये सभी आप जानते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें संविधान के अनुसार हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है और उनके वोट से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सरकार चलाते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। सबसे पहले हिंदुस्तान में चुनाव रिपब्लिक 50 में हुआ घोषित और 52 में पहला चुनाव हुआ। और उस चुनाव के पहले भी मैं कुछ लोग वोट डाले थे, स्पेशल को परमिशन मिला था क्योंकि वो ऐसी जगह थी जो बर्फ से आच्छादित रहती थी, उनको परमिशन मिला था। तो इस प्रकार की हर व्यक्ति को वोट देने का अवसर मिले, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता था। पहले चुनाव में 17 करोड़ मतदाता थे, 17 करोड़ 17। और उनके हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने थे सुकुमार सेन। ये पहले इलेक्शन कमिश्नर बने तो विधान चंद्र राय खुद लेकर गए थे उनको दिल्ली और उनको बनाया गया था। वो बाद में चीफ सेक्रेटरी भी हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के। यानी और हमारे देश ही ऐसा, हमको गौरव है इस बात का कि न सिर्फ हमारे यहाँ हर व्यक्ति को मताधिकार मिला जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं था। पश्चिमी देशों में भी जो शुरू में जो चुनाव होते थे उनमें कुछ खास लोग जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं, जमींदार, उस टाइप के लोगों को अधिकार मिलेंगे। हमारे यहाँ शुरू से ही, प्रारंभ से ही हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार था। और यहाँ तक कि महिलाओं को भी अधिकार मिला जो हमसे बाद में इंग्लैंड वगैरह मिला। वो इस मामले में महिलाओं को अधिकार देने के मामले में हमसे पीछे है वो। आज अभी जो चुनाव को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है, SIR, ये चुनाव के जो मतदाता जो होते हैं उनमें रिवीजन होते रहते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ ठिकाने बदल लेते हैं, इसलिए चुनाव के पहले एक रिवीजन होता है। इसको अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं। लेकिन इस बार उसको रिवीजन को लेकर के काफ़ी विवाद हो गया है देश में। और बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसलिए बहुत ही एक गर्माहट आ गई इस चुनाव के अंदर में कि क्या होगा। 60 लाख लोगों के वोटर काटे गए हैं, कुछ लोगों को जोड़े गए हैं। उन लोगों ने, अपोजिशन पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं उनका एड्रेस भी ठीक नहीं है, 0 एड्रेस से जोड़े गए हैं। कुछ लोग मरे हुए हैं, कुछ जो मरे हुए लोगों ने साक्षात भी दिया, आदि आदि कई बातें हैं। जबकि रूलिंग पार्टी ने कहा कि ये बात गलत है, उसको हर जैसे रिवीजन होता है वैसे रिवीजन हुआ है। चूँकि बिहार में उनके अनुसार, चूँकि बिहार में ये अपोजिशन की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए वो एक इसका बहाना बना करके एक इलेक्शन में हावी है। ये उनकी अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी का ये है। लेकिन अभी जो बिहार में चुनाव हुआ है वो एक टेस्टिंग पॉइंट होने जा रहा है इसके बाद में। और उसको लेकर के काफ़ी एक अनिश्चित स्थिति बनी क्योंकि बिहार में चुनाव अब अगले महीने तक घोषित हो जाना चाहिए, नवंबर के अंदर चुनाव होना वहाँ पर। इन सब पर बातचीत हम लोग करेंगे, इससे कैसे हमारा लोकतंत्र प्रभावित हुआ है। लोकतंत्र जो चुनाव का जिसका जो मेरुदंड है लोकतंत्र का, वो उसके इस तरह होने से चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसमें हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब पर बातचीत करेंगे। और हमने स्टूडियो में 4 बहुत ही विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया है इस पर बातचीत करने के लिए। एकदम दाएं बैठे डॉक्टर निखिल प्रसून, ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता हैं, स्पोक्समैन। उनके बाद है श्री नवल किशोर श्रीवास्तव, ये CPI स्टेट काउंसिल और AITCU के वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टेट काउंसिल के मेंबर हैं और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। उनके पास ही बैठे श्री प्रभात तिवारी, कोऑर्डिनेटर हैं TMC के यूथ विंग के। और शेष में बैठी हैं डॉक्टर नम्रता तिवारी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर साउथ कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज की हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। आइए हम अपनी बात की शुरुआत निखिल जी से करते हैं क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के व्यक्ति हैं। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत संक्षेप में मैंने आपको सामने रखी कि इस बार चुनाव को लेकर इतनी गहमा गहमी क्यों हो रही, जबकि चुनाव बहुत पहले भी हुए हैं। हर पार्टी, हमारे यहाँ बहुत सी पार्टियों ने रूल किया है। इस बार ये जो चीज़ें हो रही हैं, 60 लाख वोटर काटना, इसको लेकर के जो रूलिंग पार्टी पर एक आरोप लगाया जाए, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं संक्षेप में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना सामयिक विषय उठाया है। भारतीय लोकतंत्र की जो अवधारणा है वो प्राचीनतम है
और लोकतंत्र का जो आविर्भाव हुआ है वो भारतीय संस्कृति के गर्व से ही हुआ है। हमने देखा विश्व का सबसे पहला गणतंत्र जो वैशाली था, उसके बाद वज्जिका, मल्ल इत्यादि। तो लोकतंत्र हमारे स्वभाव में है। और 1950 में जब हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, उसके बाद जो वयस्क मताधिकार जो मिला और उसके तत्वावधान में उत्तरोत्तर चुनाव होते गए, उससे हमारा लोकतंत्र संपोषित हुआ। और हम लोगों ने विश्व को एक संदेश दिया कि इतनी बड़ी जनसंख्या, जिसको लेकर के आशंका थी कि स्वातंत्र्योत्तर काल में क्या यह गणतांत्रिक स्वभाव को क्या कि यह स्वाभाविक रख सकता है, आत्मसात करके चल सकता है, हमने समूची दुनिया को दिखाया कि किस तरह हम लोग गणतंत्र के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ यह रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां आई। 1950, 60, 70 के दशक में भी चुनौतियां आई। हम लोगों ने देखा कि उत्तरोत्तर जब बिहार और उत्तर प्रदेश के मामलों में आपको याद होगा कि एक तरह से जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग की बातें होती थी 1970-80 के दशक में, और जिस तरह से जबरन मतदान करवाया जाता था, खूनी हिंसा चलती थी और एक तरह से रक्त चरित्र जो था वह प्रकट होता था हर चुनाव के बाद। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है श्रीमती गांधी, उनको चुनावी धांधली के आरोप में उन्हें पदत्याग करना पड़ा और उसके बाद इमरजेंसी लागू हुआ। यह भी एक लोकतंत्र पर गहरा आघात था। इन सभी वेदनाओं को झेलते हुए भी हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ता गया। और उस वक्त शुरू में कई दशकों तक जिस तरह कांग्रेस का एक छत्र राज्य था और जिस तरह लोकतंत्र मैच्योर होता चला गया, पुष्पित पल्लवित होता चला गया, तो विरोधी जो पार्टियां थी और जो गैर कांग्रेसवाद के गर्व से निकली थी, उनका भी एक तरह से समाज में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा। और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी की एक कड़ी थी। 1990 के दशक में एक बड़ा ही ऐतिहासिक मोड़ आया, जबकि टीएन शेषन के नेतृत्व में जो चुनाव सुधार लागू हुए और चुनाव जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे, उसके बाद 3 कमिश्नर बने और काफी सारी चीजें हुई। जैसे फोटो पहचान पत्र आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, उसके बाद वेबकास्टिंग ऑफ जो चुनाव जो हम लोग मतदान देते हैं उसकी जो लाइव वेबकास्टिंग है वो आया। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आए जिसके आधार पर पहचान को आपने साबित किया जा सकता है और वोटिंग, बोगस वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग में समाप्ति हुई। इस आलोक में यह चुनाव आयोग की नैतिक और वैधानिक जिम्मेवारी है कि जो लोग बोगस वोटर हैं, जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, जिन्हें चुनाव में मताधिकार करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, गलत तरीके से जिनका नाम शामिल है, या वो जो कि जिनका निधन हो गया है, या वो वोटर जो कि स्थानांतरित हो गए हैं, या वो वोटर जो कि दूसरी जगह गए हैं लेकिन उन्हें किसी कार्यवश या व्यस्तता के वजह से उन्होंने अपना नाम पिछली जगह से नहीं कटवाया है, तो हर साल ये रिवीजन होता है और उसी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। 2003 में भी यह हुआ था। उसी की अगली कड़ी जब चुनाव आयोग ने बिहार में यह प्रस्तुत किया तो वो सारी चीजें चलती चली गई। और मुझे लगता है कि आप देखिए कि 65 लाख की चर्चा है कि 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, विपक्ष ने काफी हाय तौबा मचाया और बहुत सारी इसमें एक तरह से अनर्गल प्रलाप करने का काम किया। लेकिन हुआ क्या उसमें, आप देख लीजिए कि उसमें से जो विपक्षी जो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप जो हैं इतनी सारी विरोधी दल की पार्टियां हैं, अभी तक अगर आप देखें तो केवल 82 ऑब्जेक्शंस पार्टियों ने दर्ज किया है 65 लाख में, जिसमें 79 ऑब्जेक्शन सीपीआई एमएल ने दर्ज किया है और 3 ऑब्जेक्शंस आरजेडी ने दर्ज किया है। और 12 से अधिक जो राष्ट्रीयकृत पार्टियां, उनकी तरफ से कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जाकर के सभी पार्टियों को कहा कि जाकर के अपने बूथ लेवल जो एजेंट्स हैं, BLAs को कहा कि जाकर के उनके साथ कोऑर्डिनेट करिए और सबका नाम जारी करने की घोषणा की आदेश दिया कि जितने वोटरों का नाम कटा है सबका नाम वेबसाइट पर कारण के साथ आप प्रकट करिए, आप उसका विश्लेषण करिए। और वेबसाइट पर आ गया, काफी दिन हो गए और कुछ हजार नाम जो है सो वोटरों ने खुद अपना एक तरह से संशोधन करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन पार्टियों ने केवल हाय तौबा मचाया। केवल 65 लाख में 82 संशोधन करने का आवेदन जो विभिन्न पार्टियों द्वारा दिया गया है, यह इस बात का द्योतक है कि ये पार्टियां एक खोखले मुद्दे को जनता को भ्रमित करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। और इससे लोकतंत्र
जो है वो मजबूत नहीं होता है, इससे लोकतंत्र की हानि होती है और इससे घुसपैठिए जो कि भारत की सीमा में आते हैं और भारतीयों के साथ एक तरह से उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो कि भारत के दुश्मन है, सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं अभी एकजुट हो गई हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया है, भारतीय जनता पार्टी इस बीच में कुछ उसका कोई यही मत है कि जो सही वोटर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो गलत वोटर है, घुसपैठिए हैं, उनको उस लिस्ट से हटाया जाए, तभी लोकतंत्र संपोषित हो सकता है। डॉक्टर निखिल प्रसून ने चुनाव के इतिहास से लेकर के वर्तमान स्थिति के बारे में एक विहंगम दृष्टि डाली। उनका कहना था कि दुनिया में एक उदाहरण है भारत का चुनाव। हालांकि पहले वोट कैप्चरिंग होती थी, हिंसा होती थी, गलत ढंग चुनाव होते थे, लेकिन उन सब के बावजूद हमारा जो लोकतंत्र वो आगे बढ़ता गया। बाद में इवन इन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया कि वो वोट के में करने की वजह से उनको हटाया गया, उन पर कोर्ट में केस हुआ और उस वक्त कांग्रेस का एक छत्र राज था। और 1990 में टी.एन. शेषन जब इलेक्शन कमिश्नर बने, उन्होंने कई सुधार किए, 3 इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए और आपके जो चुनाव आयोग ने जो अभी जो हाल में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, 65 लाख वोटे करे गए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनके नाम बताए गए, लेकिन अभी तक 82 ही लोग दर्ज किए हैं और बाकी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं किया जो रूलिंग पार्टी ने। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिशन वाले चिल्ला चिल्ली कर रहे थे वो एक खोखली चिल्ला चिल्ली थी, कोई बेस नहीं था उसके आधार पर कर रहे थे। इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे संविधान को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, फिर भी हम चुनाव कराएंगे, ऐसा कहना है डॉक्टर निखिल प्रसून का, जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम बात करें नंद किशोर श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने सुना किस प्रकार चुनाव में पहले होती थी, इस बार जो 65 लाख जो दर्ज किए गए चुनाव, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उनका नाम बताया गया, उसमें मात्र 82 लोगों ही ऑब्जेक्शन आया है, बाकी लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं या गलत तरीके हो गए? नवल किशोर जी श्रीवास्तव। लोकतंत्र के विषय में जहाँ बात अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा, हमारे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बताया कि हो रहा है लेकर के, इस बार का जो हो रहा है करके खास मकसद की वजह से हो रहा है। दूसरे नंबर बात हमारा है कि ये आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, आपका हर चुनाव के 2 साल 3 साल पहले ये प्रावधान है, इलेक्शन रूल्स में है। इन्होंने बताया कि कानून जो चेंज हुआ है, कानून ऐसा बात कोई नहीं है। इलेक्शन रूल्स जो है, इलेक्शन रूल्स का जो है हम लोग इलेक्शन रूल्स का हम लोग को ने स्ट्रिक्टली फॉलोअप स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, केंद्र सरकार नहीं कर रही थी। टी.एन. शेषन आने के बाद में उसी रूल को, कोई नया कानून नहीं है, बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए हो, स्पेशल रिवीजन का हो, या वोट ये फेक मतदाता का नाम काटने का हो, या हिंदू या मुस्लिम किसी का नाम काटने का हो, मृत आदमी का नाम काटने का हो, ये हमारा इलेक्शन रूल्स में मैनिफेस्टो में पहले से हमारा दर्ज है। कोई चुनाव ये भी कोई बीजेपी का कोई देन अवदान नहीं है कि नया बनाए। उसको, उस कानून को टी.एन. शेषन ने सख्ती से उसको लागू किया है और प्रमाण कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ये चीज को कर सकता है। लोकतंत्र में, चुनाव में हर आदमी को मत देने का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा ही दिया गया है। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो बता रहे हैं कि अभी बताया कि 72 में 82 पार्टी दिया लेकर, उनको जानकारी नहीं उनको है। आज आपका है 30 तारीख, 25 तारीख को फुल बेंच, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फुल बेंच से हमारे 1.5 पार्टीज के लोग मिल करके आए हैं लेकर के, और मिलकर आगे जाकर बताए हैं कि आप जो तालिका पूरा जो कर रहे हैं लेकर के, आप इसको तालिका को आप फुल्ली सबमिट करिए। आप फुल बेंच से हमारे डी राजा, M.A. बेबी के अलावा अपना तृणमूल के अपना ये ऋतु बनर्जी, तमाम लोग मिलने के लिए गए थे फुल बेंच के साथ में, और उन्होंने श्योर किया है कि जो नाम जो काटा गया नाम है, इसका हम लोग कोर्ट में अपना स्ट्रिक्शन जो अपना है, अपना रखेंगे अपना हम लोग। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। हम सबसे आश्चर्य की बात हमको है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करके बताना पड़ रहा है कि 62 लाख आदमी का नाम काटने का ज्योतिष क्या है। तुम इसको प्रकाश करो, इसको तुम क्या कारण से नाम काटे हो, और इसी वक्त क्यों, जिसमें बिहार का आगामी 2 महीने बाद चुनाव, 3 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है। मौलिक देखिए, लोकतंत्र का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है।
सबसे बड़ा उदाहरण बताते हैं आपको, लेकर नहीं चाहिए बोलना हमको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा है जगदीप धनखड़ जी। इतना बढ़िया लोकतंत्र के पूजा करने वाले भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हैं लेकर के, कि आज तक उनका पता नहीं उनका कहाँ है अभी तक। उनसे फोर्सफुली से रिजाइन करवाया गया, उनको धमकी देकर रिजाइन करवाया गया उनको, तुम रिजाइन, तुम कल सबमिट करो कल तुम। क्यों? कि भाजपा के कुछ ऐसे कुछ इश्यूज थे, आरएसएस के कुछ ऐसे इश्यूज थे जिससे वो डिसएग्री थे। वो एग्री होकर के उनको अमित शाह ने फोर्स किया उनको, आप रिजाइन करवाओ, और रिजाइन कर दिया। और देखिए, मैं जहाँ तक उनके विषय में जानता हूँ कि बहुत पार्लियामेंटेरियन के रूप में बहुत अच्छे प्रवक्ता, आप भी जानते हैं उनके विषय में। आप भी पार्लियामेंटेरियन के विषय में यदि तुलना किया जाए तो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन में उनका नाम उनका एक आता है, जगदीप धनखड़ जी का नाम। पहले कांग्रेस में, उसके बाद जनता दल में, उसके बाद भाजपा में आकर के शामिल करके वो उसके बाद में भाइस प्रेसिडेंट बने हो। लोकतंत्र की जहां बात करते हैं आप, ज्ञानेश कुमार का नियुक्ति आप मनमाना कर लीजिए। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति में तीन कमेटी के 3 आदमी के प्रधान का होना जरूरी है। ऑपोजिशन लीडर्स, ऑपोजिशन, जुडिशियल का एक जो ऑफिसर्स, अभी कुछ नहीं है। लोकतंत्र की बात करते हैं ना अभी हम जिसको चाहेंगे, हम भाजपा वाला जिसको चाहेंगे, आरएसएस वाला जिसको चाहेंगे कि हाँ इसको बनाना, प्रेसिडेंट बनाना, जो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकेंगे उसी को हम बनाएंगे। उसको हम ज्ञानेश कुमार तीजा जाता उदाहरण है। तीसरा नंबर बात बता रहे हैं कि अभी देखिए, कुछ दिन पहले देखें टीवी में दिखाई दे रहा है कि वो एफआईआर करने के लिए बात बोल रहे हैं कि बीएलओ ने फर्ज नाम दुकाया है, उससे उनका नाम एफआईआर किया जाए, सस्पेंड किया जाए उनको। मैं पूछना चाहता हूँ नेवर जी, आपके टीवी के माध्यम से, कि पहली घटना है 1950 में संविधान बनने के बाद से बराबर तो होता है फेक वोटर्स, डेड वोटर्स। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि फेक वोटर्स को वोट नहीं दिए भाजपा वाले लोग बिहार में जो चुनाव पिछला बार चुनाव हुआ है, हमारे बहुत परिचित आदमी बिहार बीजेपी के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि बिहार में फेक वोटर्स से वोट नहीं करवाए हैं लोग, बीजेपी के लोग पिछले चुनाव में करवाए हैं वोट लोग। आज गणतंत्र की बात उनके मुझे शोभा नहीं देता। राइट टू डेमोक्रेसी का उनको करने का अधिकार नहीं है। अभी हमारा मन में आया, हम रिजर्व बैंक का गवर्नर किसी को कर दिया, हम XYZ को कर दिया, हम कंसल्टेशन नहीं किए, हम विरोधी पार्टी का मर्यादा हम नहीं देंगे। हम लोकतंत्र की बात करते हैं। आप बताइए, लोकतंत्र की बात में हम बीजेपी के संबंध में यदि कुछ मंतव्य कमेंट्स करते हैं लेकर के हैं, तो कल ताजा उदाहरण है कांग्रेस का ऑफिस को पूरा जला दिया, तोड़ देना। ये लोकतंत्र में शोभा पता है बीजेपी वालों के लिए? लोकतंत्र ज्ञान करते हैं हम लोग क्या? ऐसा बात कोई नहीं कहा था राहुल गांधी जी ने जिसके लिए उनके ऑफिस को तो तोड़ा जाएगा, जलाया जाएगा। बिहार के उनके ऑफिस में राहुल गांधी के मुंह पर पेट्रोल जला करके उनको दफनाया गया वहां पर। ये लोकतंत्र का नमूना है। नवल किशोर श्रीवास्तव जी ने भी अपनी बातों में कहा कि ये जो हर बार ये SIR का होता है, लेकिन इस बार थोड़ा मकसद उन्होंने कहा कि इस बार मकसद कुछ और था। सबसे पहले कि पहले 2-3 वर्ष पहले होता था, इस बार ठीक चुनाव के पहले स्टार्ट किया। उन्होंने कई वोट काटे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको बाध्य होकर के उनके नाम को प्रकट करना पड़ा उनको, और तालिका को करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। सवाल ये कि इसी वक्त क्यों, माने ठीक चुनाव के पहले क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि धनखड़ के जो का मामला था उसने पूरा एक्सपोज करके रख दिया कि कैसे एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव उनको धमकी दे करके उनसे इस्तीफा लिया गया, और जो आदमी एक अपने हिसाब से काम कर रहा था उसको हटा करके एक लोगों के सामने मैसेज दिया कि अगर और भी कोई करेगा तो वही उसकी हालत होगी जो धनखड़ की हालत हुई थी। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, अब जो पहले अपोजिशन लीडर और रूलिंग पार्टी के और ऐसे करके कई लोग मिल करके चुनाव करते थे, अब हुआ कि जो बीजेपी रूलिंग पार्टी चाहती है उसी को वो लोग बना देते हैं। ये एक नया प्रावधान हुआ है। इस प्रकार जो है, जो बीजेपी को अब जो है, हम नहीं समझते कि बीजेपी को डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक रक्षा कर सकती है, क्योंकि बिहार में फेक वोटर्स बने थे, उनके सामने आ रहे हैं। ये कहना नवल श्रीवास्तव जी का है, जो इसके पहले जो प्रसून जी ने कहा बीजेपी की तरफ से, उनमें कई चीज़ों का जवाब दिया उन्होंने। इस प्रकार हमने बीजेपी के स्पोक्समैन से बात की, नवल किशोर श्रीवास्तव जो CPI के लीडर, उनसे बात की, उन्होंने कई बातें कही। इसके पश्चात हम हमारे अन्य प्रतिभागियों से बात करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम पर चर्चा कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव, और ब्रेक में जाने के पहले श्री नवल किशोर श्रीवास्तव जो सीपीआई के नेता हैं, ट्रेड यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उसके पहले भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल प्रसून ने अपनी बातें रखी, उनको जो आपने सुनी किस प्रकार एक दूसरे के जो एलिगेशंस हैं या काउंटर एलिगेशंस हैं या उनका उसका पक्ष रखा अपने दोनों ने। आइए हम बात करते हैं प्रभात तिवारी जी से। प्रभात तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार देखा जा रहा है कि अपोजिशन लीडर से ज़्यादा तो एक्टिव हो गया टीएमसी वहाँ पर पार्लियामेंट में करने के लिए, तो आप जो हैं जो, लेकिन बंगाल में भी ऐसे मैंने चार्ज है, विरोधी दलों ने चार्ज किया है कि आप बंगाल में भी चुनाव ठीक से नहीं होने देते हैं, चुनाव के लोगों को गलत है, इस पर कई लोगों ने एलिगेशन लगाया है। इस मामले में क्या कहना है आपको श्री प्रभात तिवारी? देखिए, अभी एसआईआर के बारे में बातचीत चल रही थी, तो हमारे दो पार्टी के प्रतिनिधि अपना अपना बात रख रहे थे। एसआईआर या इलेक्शन कमीशन या संविधान या रिगिंग की बात, इस जमाने के साथ साथ जो है इसमें बदलाव आ रहा है, और तत्कालीन युवा नेत्री और हम सबकी प्रिय माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने 90 के दशक में नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोटिंग का जो नारा दिया था, उसके बाद ही टीएन सेशन साहब ने जो है वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जो आज हर मतदाता के पॉकेट में रहता है जब वो मतदान करने जाता है, तो ये आंदोलन ममता दी ने किया था। उसके बाद जो एसआईआर की बात हो रही है, देखिए कथनी और करनी में भाजपा वाले जो है हमेशा फर्क करते हैं। एसआईआर हो ये अच्छी बात है, हर समय हुआ है, 2002 में हुआ है, 2003 में हुआ है, होता रहता है, ऐसी बात नहीं है, 10-12 बार हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इनका जो इंटेंशन है, इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक इनविजिबल रिगिंग, एसआईआर। क्यों है मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, इन्होंने जो सिस्टम बनाया है, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी। अंत में आधार कार्ड को जोड़ना पड़ा। अगर आधार कार्ड कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसे टिप्पणी कर दी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूरा होल स्क्वायर हम कहते हैं, ईडी और इलेक्शन कमीशन, ये दो जो हो गए हैं भाजपा के दाहिने और बाएं हाथ हो गए हैं। कभी ईडी को ऑन कर दो, कभी इलेक्शन कमीशन को ऑन कर दो, और विपक्ष को जो है नाश्ता नबूद करने के लिए ये लोग लग गए हैं। एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी होगा, होना भी चाहिए, लेकिन ये जिस हड़बड़ी में करने की कोशिश में है, जैसे बिहार में इन्होंने किया, बिहार में बहुत समय था, आप पहले भी कर सकते थे। और अभी भाजपा के मित्र बता रहे थे कि अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आया, तो मैं भाई को बता दूं कि 1 सितंबर 2025 उसकी अंतिम तिथि है। और अभी सर बता रहे थे कि हमारी पूरी टीम, इंडिया अलायंस की पूरी टीम जो है, पूरे इलेक्शन कमीशन के जो 3 सदस्यीय बेंच है उससे जाकर मिला, और हम लोगों ने अपनी जो आपत्ति है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया है कि क्या क्या कमियां हैं इस एसआईआर में, और उसको दूर करिए। तो बिहार के लिए अभी भी 1 सितंबर बाकी है, और पूरे भारत के लिए या पश्चिम बंगाल के लिए अभी भी उसके लिए पूरा देश तैयार नहीं है। लेकिन इतनी हड़बड़ी में, अगर ये इतनी हड़बड़ी में है, तो इसके लिए पहले क्यों नहीं तैयारी किए? जनगणना का अभी तक क्यों नहीं आपने करवाया? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाया अभी तक? उसका तो आप हड़बड़ी में नहीं है। पहले जो है वोटर जो थे वो सरकार चुनते थे, अब भाजपा वाले जो है वो वोटर को चुन रहे हैं इस एसआईआर के माध्यम से। तो इसका प्रतिवाद तृणमूल कांग्रेस कर रही है, और हम रास्ते से लेकर दिल्ली तक इसका प्रतिवाद करेंगे, क्योंकि एक आम वोटर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में यही एक सबसे बड़ी शक्ति दी थी, वो गरीब हो, अमीर हो,
किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन उसके पास में वोटर का अधिकार था। लेकिन भाजपा वाले जो हैं वोटर का अधिकार भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे और हम इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। इंडिया अलायंस पूरे भारत में इस आंदोलन को तेज करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग ने चेतावनी दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अब भी आप सुधर जाएं और आप किसी की चमचागिरी, ताबेदारी ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो कि ऑटोनोमस बॉडी है। इसको जब भारत के संविधान में जब इसका प्रावधान किया गया था, इसमें बताया गया था कि आप न्यूट्रल होकर काम करिएगा। लेकिन आप देखिए तीनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो न्यूट्रल होकर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के अग्रवाल साहब जो हैं वो भी न्यूट्रल होकर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में है। अरे भाई हड़बड़ी क्या चीज़ की है? देश की चीज़ है, संविधान की चीज़ है, करिए, आराम से करिए। हम आपका साथ देंगे, पूरा इंडिया अलायंस आपका साथ देगा, पूरा भारत देश आपका साथ देगा। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लगता है और इसका मुंहतोड़ जवाब इनको मिलने वाला है। बिहार में भी मिलेगा और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश में मिलेगा, क्योंकि 400 पार, 500 पार, लास्ट में 240 पे अटक गए थे। तो इस बार जो है इनका 200 भी आंकड़ा पार होने वाला नहीं है और ये मुंह के खाने वाले हैं। श्री प्रभात तिवारी जी ने कई बातें नई बताई, कुछ बातों को पुराना उन्होंने उनको दोहराया। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में ममता बनर्जी ने ही सबसे पहले ये कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोटिंग। तो ये ममता बनर्जी ही इसकी सूत्रकार है। और आधार कार्ड को लेकर के इस बार जो उन्होंने आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने से करना पड़ा उनको। तो उन्होंने कहा कि ये जो समय हड़बड़ी जो SIR हर बार हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही चुनाव तालिका से कभी चुनाव में तो उससे कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, इसलिए SIR तो जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार इस बार बहुत कम समय में हड़बड़ी से किया गया, उसका एक्चुअली कारण ये था जिससे कि जो सारी गड़बड़ी उसमें की जा सके। एक तो उन्होंने समय को कहा, दूसरी बात उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2025 लास्ट डेट है, और जो नवल जी ने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी हम ऑब्जेक्शन दर्ज कर चुके हैं, उसका उन्होंने हवाला दिया। तो हम लोग आंदोलन करेंगे और किसी भी हालत में हम इस तरह की चीज़ नहीं होने देंगे। हमको लगता है कि दाल में काला है और ये बिहार और बंगाल दोनों में इलेक्शन में लूटने की तैयारी है, ऐसा कहना है प्रभात तिवारी जी का। इस प्रकार हमने बीजेपी के एक नेता से बात की, CPI जो या इंडिया के जो गठबंधन के लोग हैं उनसे बात की, प्रभात तिवारी जी TMC के लीडर से बात की। अब हम जो बात करेंगे वो एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन से बात करेंगे, वो एक प्रोफेसर से बात करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर रही हुई है, डॉक्टर नम्रता कोठारी। मैं गलती से पिछली बार तिवारी बोल गया था, डॉक्टर नम्रता कोठारी से बात करेंगे। डॉक्टर नम्रता कोठारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन चारों में आप नॉन पॉलिटिकल पर्सन हैं। पूरे इन्होंने तीनों बातें कही, अपने अपने पक्ष रखा। एक प्रोफेसर के नाते, एक पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर होने के नाते आप सारे मामले में क्या बोलना चाहते हैं डॉक्टर कोठारी? धन्यवाद आपका नेवर जी। मेरे जो पूर्व प्रवक्ता हैं वो पूरा हिस्टोरिसिटी बता दिए, किस तरह से इलेक्शन जब स्टार्ट हुआ 50s के दशक में, उसके बाद किस तरह से ये चला आ रहा है पूरा। तो वो सब तो ठीक है, पर ये SIR जो है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये ऐसी नहीं है कि ये एक नया बीजेपी ने नया अजाम किया है कुछ। हम लोग जानते हैं, TN सेशन, मेरे पूर्व प्रवक्ता ने भी कहा कि TN सेशन जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट और बेस्ट पावरफुल एंड द बेस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ये SIR पर जोर दिया था, कराने का भी कोशिश हुआ भी, इसके पहले कई बार हो चुका है SIR, कोई नया चीज़ नहीं है। पर मेरे जहन में 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला, SIR हो ये सब चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं हम लोग डेमोग्राफिकली कंट्री, कोई भी कंट्री हो, चेंजेस होते रहते हैं। कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं, कुछ माइग्रेंट आते हैं, तो डेमोग्राफिकली चेंज होता रहता है। तो नेचुरली इलेक्शन के टाइम सही रुझान रहे कि सही वोटर कौन है, उस रुझान का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए SIR जरूरी है। पर अब जो क्वेश्चन उठता है, हम लोग सब कोई जानते हैं, where there is a smoke there is a fire। तो ये धुआं ऐसे ही नहीं उठ रहा है। फर्स्ट जो मुझे लगता है कि इस SIR को जो एरर फ्री जो हम लोग इसको कर सके, ये अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके कई कारण हैं। पहला जो प्रॉब्लम है, इसको एरर फ्री करने के लिए ये जो टाइम पीरियड जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में चुना है वो बहुत कम है।
हाँ, आप इलेक्शन के 2-3 साल पहले कीजिए तो वो ठीक है। इतने अगर शॉर्ट टाइम में अगर आप कुछ करना चाहे, एरर फ्री विथ इतना ह्यूज पॉपुलेशन, हम लोग का कोई ऐसा नहीं है 1000-2000 की आबादी है, लाखों करोड़ों की संख्या में आबादी है, वहां पर अगर आप एक इतना बड़ा स्टेप लेना चाहें जहां पर हम लोग के कैटेगरीज है, SC, ST, OBC, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, कुछ माइग्रेंट्स आते हैं जो यहाँ सेटल हो जाते हैं, इतने कैटेगरी को छाटना, उनको उनका सब आइडेंटिफिकेशन प्रूफ कि वो प्रॉपर इंडियन सिटीजन्स है कि नहीं, इट्स रियली अ टफ जॉब। हम लोग जानते हैं ERO है, AERO है, सब ये सब डिवीजन है, उन लोग ये सब सारा कुछ रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। आधार कार्ड जो अभी सैंक्शन हुआ है, आधार कार्ड लिया जा सकता है, वोटर आईडी, सब कुछ उन लोग कर रहे हैं, पर ये एक अपहिवल टास्क है। ये कुछ दिनों में, कुछ महीनों में करना इम्पॉसिबल है किसी के लिए। तो ये गलतियां जो होगी वो होगी, ये कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो मुझे और एक चीज लगता है कि इलेक्शन कमीशन को एक फिक्स्ड रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज में कोई डॉक्यूमेंटेड वर्क में आना चाहिए कि हाँ, अगर SIR लागू करना चाह रहे हैं, SIR फुल फ्लेजेड, फुल प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो हाँ, ये सिटीजन्स हम लोग किसको मानेंगे, ये पर्टिकुलर प्रूफ होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग इनको बोल सकते हैं कि ही और शी इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडियन सिटीजन। पर वो कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट, कभी बोल रहे हैं वोटर आईडी कार्ड, कभी कोर्ट के इंटरवेंशन से बोल रहे हैं कि नहीं आधार कार्ड, तो ये चीज बहुत पजल कर दे रहा है आदमी को शक करने पे मजबूर कर रहा है कि ये इसका इंटेंशन क्या है। अगर राइट भी हो तो वो रॉन्ग दिशा में लेके जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को ये भी बताना चाहिए क्या क्या चीज इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या चीज एक्सक्लूड करना चाहिए, और डिवीजन किस तरह से होना चाहिए। ये जो एम्बिग्विटी का सिचुएशन है, ये जब तक नहीं सुधरेगा, SIR पर क्वेश्चन, सवाल उठते रहेंगे। और एक जो चीज, ये 180 डेज का चक्कर कि 180 डेज अगर कोई रेसिडेंट यहाँ पर रहता है तभी वो इंडियन सिटीजन होगा, क्या होगा, उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी हम लोग हर जगह इस पॉलिसी में देख रहे हैं। कोर्ट का रूलिंग, कभी कुछ कभी कुछ, कौन एक्चुअल रेसिडेंट हैं। आज जो सालों से रह रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, अब उनको भी डाउट हो रहा है कि हम इंडियन सिटीजन हैं कि नहीं। अगर हम ये नहीं दिखाएं तो अब क्या होगा, कभी कोई बोलता है हिंदू कार्ड दिखाओ, कभी बोलता है वोटर कार्ड, कभी आधार कार्ड, तो आदमी कंफ्यूज्ड है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। और ये जो एक्चुअल रेसिडेंट कौन है और इसको इनैमोरेट करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए मैं बार बार इसी चीज पे जोर दूंगी कि इलेक्शन कमीशन को स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज का क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग आम आदमी इस परेशानी से ना जूझे। क्योंकि आज हम लोग अगर देखेंगे, अगर बिहार का रुझान देखें, कई इंडियन रेसिडेंट हैं, इंडियन सिटीजन हैं, जिन लोग दलित, SC, OBC, ST हैं, उन लोग इस वोटिंग लिस्ट से बाद हो गए हैं। तो ऐसा क्यों? उन लोग तो इंडियन सिटीजन है, फिर उन लोगों को क्यों बाद दिया गया है? पहले देखा जा रहा था वो 78,000 समथिंग था, अब वो 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। तो इंडियन सिटीजन हम लोग जो सालों से देश को सर्व कर रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, अचानक से हम लोग को एक दिन पता चले कि अब हम इंडियन सिटीजन ही नहीं है, तो ये तो मतलब आसमान से उतरने, मतलब आसमान से एकदम धरती पे गिरने वाला बात हो गया। आज सोचिए, हम लोग ही इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पर, अचानक अगर हम लोग को बोले कि नहीं आप इंडियन सिटीजन नहीं है क्योंकि आपके पास ये प्रूफ नहीं है। तो इसीलिए मैं बार बार अपील करूंगी गवर्नमेंट से कि ये कंट्रोवर्सी का जगह ही नहीं, एक तो आपको टाइमली करना चाहिए कि हाँ 2-3 साल के अंतराल में आप कीजिए, फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीज लगेगा वो चीज का आपको क्लैरिटी आपको देना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि अगर इस तरह से किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और हम लोग को जो इलेक्शन को लेके जो दुविधा है, ये चीज भी काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है। डॉक्टर कोठारी ने कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि SIR तो जैसा बाकी पूर्ववक्ताओं ने कहा कि होता रहता है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही चुनाव लिस्ट से जीवन भर चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे सेशन ने सुधार किए थे, ये एक स्पेसिफिक सुधार होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी क्लैरिटी नहीं है। कई मामलों में उन्होंने बताया कि टाइम पीरियड बहुत कम है और इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन है, उनको तक जाना। स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, फुल प्रूफ रूल होना चाहिए,
आदमी जो कॉमन मैन पजल हो गया, पहले साहब उसको दिया जाएगा आधार कार्ड को, फिर बोला नहीं आधार कार्ड नहीं, फिर सिटीजनशिप में, इन सब को लेकर के जो वोटर्स है वो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, पजल हो गए हैं। तो इसी को इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो डूज एंड डोंट डू, ये इस चीज़ के और एक कंप्लीटली क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन बनाए। और 180 डेज जो है उसने वहाँ कई जो अपने आप को नागरिकता कम उठ रहा है 180 डेज वाला, इसको भी क्लियर होना चाहिए। तो बिहार के अंदर में ऐसे वोट बाद क्यों दिए गए, इस प्रकार इन्होंने कहा कि ये एक चीज़ जब तक एक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक नहीं होगा तो इस तरह के कन्फ्यूजन्स होंगे। इनको उन्होंने ऐसे सुझाव के हिसाब से कहा कि ये सब होना चाहिए। इस प्रकार हमने 3 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हमसे बात की, एक मैडम जो प्रोफेसर हैं, जानकार हैं, पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, उनसे बात की। इस प्रकार हमने चारों प्रतिभागियों से बात की। इसी के कुछ अन्य बिंदुओं पर हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र चुनाव और हमारे चारों प्रतिभागियों ने अपने अपने ढंग से बातें कही। आइए हम फिर से बात करते हैं भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल प्रसून साहब से। डॉक्टर प्रसून, 2-3 चीजें सामने आई हैं जो आपके विरोधी जो बोल रहे हैं। पहली बात तो कि हड़बड़ी भी किया गया, ये चुनाव सामने है, आपने शुरू कर दिया, उससे कन्फ्यूजन हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इतनी बड़ी संख्या में जो काटे गए तो एक समय तो मिलना चाहिए उनको, तो वो समय नहीं मिला। तीसरे जो उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, कमीशन है, उसका जो गठन में गड़बड़ की है, वो पहले उसमें एक रूलिंग पार्टी अपोजिशन लीडर भी शामिल होता था, अब नहीं है। ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होता था, उनको आपने बात दे दिया। इससे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट सरकार ने, प्रेजेंट रूलिंग पार्टी ने इसको अपना बना दिया है। इसके बारे में आप पर एलिगेशन लगता कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बीजेपी का ही एक आदमी है। ये 2-3 चीजें हैं। और जैसे मैडम ने बताया कि ये स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जिससे कि चुनाव ढंग से किया जाए और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फॉल्ट्स बने। डॉक्टर प्रसून, देखिए, यहाँ हुई इस चर्चा के आलोक में मैं कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है एसआईआर को लेकर के, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को निरस्त करने की जो याचिका है उसे स्वीकार नहीं किया, निरस्त नहीं किया एसआईआर को। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, एसआईआर वैलिड है और इलेक्शन कमीशन अपने विशेषाधिकार स्वरूप इसका जो इस्तेमाल कर रहा है वैसा होना चाहिए। उन्होंने उन्हें सुझाव दिया है कि आधार को इसमें कंसिडर किया जाए। देखिए, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारी के साथ आधार को शामिल करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। दूसरी बात, आधार एक्ट जो 2016 का है उसी में लिखा हुआ है कि आधार जो है सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, एक आइडेंटिटी का प्रूफ है। और 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया था। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो कि पिछले 1 साल में लगातार 182 दिनों तक भारत में रहा है, वह भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए तो हमें आधार के एक्ट में आगे चल के संशोधन करना पड़ेगा, यह चर्चा का विषय है। इसलिए यह पूरी तरह एसआईआर संविधान सम्मत है। दूसरी बात, रही बात समय की, 2003 में भी जब यह हुआ था तो वो 3 महीने के अंदर ही हुआ था सारा कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट कर दिया है। और इस बार भी 3 महीने का समय दिया गया। और ये बताइए कि अगर ये समय कम था तो 98.2% वोटर ने अपने डॉक्यूमेंट को कैसे जमा कर दिया। करीब 100% वोटर्स ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया बीएलओ के माध्यम से। इसलिए यह इस बात को रेखांकित करता है कि समय पर्याप्त था। लेकिन यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, ईसी, ये बीजेपी का ब्रेन चाइल्ड नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि हमने एसआईआर शुरू किया, ये तो इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। और उसमें करीब 98% ने अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया। दूसरी बात यह है कि जहां तक अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स का प्रश्न है, ठीक है, इसे इस एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया। अब देखिए, उसमें जो प्रधानमंत्री हैं और एक दूसरे कैबिनेट मंत्री, उसके साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को उस समिति से नहीं हटाया गया है।
इसलिए यह कहना पूर्वाग्रह से एक ग्रसित एक विचार हो सकता है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। दूसरी बात यह है कि आपने जो देखा कि एक मित्र ने कहा कि भाई आप ये सारी चीजें करवा रहे हैं, आप दूसरे मुद्दों पर भी भटका हुआ, जैसे कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो रही है। सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि ये जो सेंसस होने वाला है 2026 से होगा, उसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। तो जातिगत जनगणना नहीं करने का जो आरोप है वह मिथ्या है। दूसरी बात, जगदीप धनखड़ जी की बात हुई, यह इस विषय से संबद्ध नहीं है, लेकिन आदरणीय धनखड़ जी ने अपने इस्तीफा पत्र में यह स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे विपक्ष के नेतागण जो आज जगदीप धनखड़ जी के प्रति इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, जब वो राज्यसभा का संचालन करते थे तो जी भरकर उन्हें एक तरह से अपशब्द भी कहते थे, उनकी मिमिक्री भी की गई, उनका अपमान भी किया गया, और क्या नहीं कहा गया उनके खिलाफ। एक बार तो उनके खिलाफ महाभियोग लाने का भी प्रस्ताव जो है सो आगे निर्गत हो गया था। तो ऐसी परिस्थिति में आज जाकर के जब ये हुआ, धनखड़ जी ने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में सरकार और कैबिनेट को अपना धन्यवाद एक तरह से अर्पित किया है सहयोगात्मक रवैये के लिए। तो इसलिए यह एक तरह से इस आरोप का मैं खंडन करता हूं। दूसरी बात यह है कि सबने कहा कि भाई मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोकतंत्र का जो हमारा एक इतिहास रहा स्वातंत्र्योत्तर भारत में, उसमें कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो उदाहरण है उसे मैं यहां पर देना चाहूंगा, क्योंकि यहां जो वामपंथी शासन है, सबसे ज्यादा साइंटिफिक रिगिंग का हिस्ट्री पूरे विश्व में अगर कहीं है तो यहां वामपंथ के काल में 3-3 दशक तक साइंटिफिक रिगिंग होता रहा। और आज जो तृणमूल और बाकी दल के लोग हैं वो वामपंथियों के साथ गलबहियां डाल करके इलेक्शन कमीशन से बात करने जा रहे हैं। वही तृणमूल कांग्रेस, वही उस वक्त तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उनको प्रताड़ित किया गया, जाकर के उनके देखिए कि अभी भी जो है सो उनके सभी परिवारजन जो है वो प्रताड़ना के शिकार हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा के प्रति किया गया वामपंथियों द्वारा जो अत्याचार है उसे आज की तृणमूल कांग्रेस और आज की कांग्रेस ने भुला दिया है, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है। इससे ज्यादा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म मुझे नहीं लगता है कि विश्व में कहीं दिखाई देता हो, इसलिए इसका भी मैं खंडन करता हूं। दूसरी बात, अब किसी ने यह कहा कि भाई अभी सरकार अगर चुनाव हो जाएगा तो सरकार इतनी अलोकप्रिय हो गई है तो वो तो 200 सीट भी नहीं ला पाएगी। परसों ही CSDS का सर्वे आया है, परसों जो CSDS का सर्वे है वो आपने देखा, मूड ऑफ द नेशन, इस वक्त एनडीए की जो अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए की संख्या करीब 310 से भी ऊपर जाने, या 310 या 324 है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत की ओर अग्रसर है, और कांग्रेस की सीटें थोड़ी कम ही हो रही हैं, और ये आज की स्थिति है। मतलब हम 240 से बढ़ करके एक तरह से 272 या 80 उसमें दिखा रहा है, और एनडीए जो है सो 320 की तरफ जा रहा है। तो आज की स्थिति में ये दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर प्रसून, थोड़ा मैं धन्यवाद आपको, आपने काफी बातें बता दी हैं। डॉक्टर प्रसून ने जो एलिगेशन लगाए गए उनका सबका उन्होंने कैटेगरिकली जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो आधार कार्ड का पहले कह दिया गया था वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है, और संविधान सम्मत हुआ सारा काम, वरना आज जो समय का जो आ रहा है कि 98.2% लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, इसलिए आप कह नहीं सकते कि समय सीमा से नहीं किया गया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि साइंटिफिक रिगिंग होती थी जब CPM का रूल था, लेफ्ट फ्रंट का रूल था, साइंटिफिक रिगिंग हुई थी, वही लोग आज लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की चीज धनखड़ साहब का, उन्होंने कहा कि प्योरली वो स्वास्थ्य का मामला था। जो लोग धनखड़ साहब का हमेशा विरोध किए, उन पर महाभियोग ला रहे थे, वो लोग अब धनखड़ के को डिफेंड करने की में कर रहे हैं। ये एक हास्यास्पद बात है। आदि कई बातें कही। श्रीवास्तव जी सुनिए, मैं 2 बात सिर्फ बोलूँगा। पहला बात है कि भारतवर्ष का नागरिक कौन है, ये कहता है कि भाजपा के लोग करेंगे। लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे आपने पहले बताया कि आधार कार्ड किया जा रहा है, उनको जानकारी नहीं उनको है, उनको आधार कार्ड इसलिए किया जा रहा है कि सिटीजनशिप के लिए, प्रमाण के लिए आधार कार्ड किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला कि भाजपा के नहीं सर, आप जानकारी नहीं है, सुनिए, आप काउंटर मत करिए, आप बोल दिए, आप तो हमको बोल दीजिए, हमको आपको जानकारी नहीं इसलिए बोल रहे हैं आप। ना जानकारी नहीं आपको है, नहीं है ना, आप बोल दिए तो आप बोलिए।
आप काउंटर मत करिए आप। तो आधार कार्ड के लिए जब चालू किया गया यहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी बहुत बजा बजा कर बोले कि भारत का नागरिकता का हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लोग भारत वर्ष का नागरिक हो जाएंगे। लोग लंबा लंबा लाइन लगा करके लोग सिटीजनशिप का कार्ड बनाने के लिए सारा हिंदुस्तान में लोग लाइन में खड़ा होकर के लोग आधार कार्ड बनाना शुरू कर दिए लोग। अब बोलते हैं कि ये भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, कल बोलेंगे कि बैंक का जो पासबुक वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, परसों बोलेंगे वोटर कार्ड का वो भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, रेशन कार्ड की बोले वो भी प्रमाण पत्र नहीं, वो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो क्या प्रमाण पत्र बताइए हमको आप, भाजपा के लोग बताइए हमको आप। हु विल डिसाइड द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन। अरे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बोला, सुनिए कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं जानते, हमको बताइए हमको आप। 22 डॉक्यूमेंट जो है, वैलिड डॉक्यूमेंट को इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया है, मैं स्वीकार नहीं किया हूं, आप कानून की किताब पढ़कर देख लीजिएगा जाकर के आप। 22 डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार किया है 2016 साल में, आज 8 साल हो गया करके, कि 22 डॉक्यूमेंट में किसी एक डॉक्यूमेंट को यदि कोई वहां पर वोटर सेंटर में जाता अपना है, कोई चैलेंज करता है यदि कोई पोलिंग एजेंट्स कि आप दिसंबर ने वाला वोटर नहीं है आप, तो प्रमाण के लिए लोग लेके जाते हैं क्या कि हम वोटर हम हैं, ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारा वोटर का ID कार्ड हमारा है, ये हमारा बैंक का पासबुक है, ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हमारा है, ये हमारा आपका ये बैंक का पासबुक हमारा है, स्कूल का सर्टिफिकेट हमारा है। ये 22 डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज किया है इन्होंने। 22 डॉक्यूमेंट क्यों रिकॉग्नाइज किया है इन्होंने? क्या है 22 डॉक्यूमेंट? क्या प्रूव करता है 22 डॉक्यूमेंट? दूसरा इन्होंने बताया करके गणेश कुमार का नियुक्ति, जानकारी उनको भी जानकारी नहीं है। गणेश कुमार का नियुक्ति जो हुआ है बगैर में अंधकार में किया गया नियुक्ति इनका। न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मालूम है, न लीडर ऑपोजिशन को मालूम है, न लीडर ऑफ किसी को मालूम है। गणेश कुमार को अपने आप से गुजरात के कैडर से उठा कर ला करके बना दिए उनको आप चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए SRI जो हो रहा है ठीक है, अच्छा कदम है, इसको हमको अपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी समय क्यों चुना आपने? एक कोठारी जी बात बताइए, हम हमको अच्छा लगा बात, उनका समर्थन का बात करे करके। इस समय क्यों? बंगाल का चुनाव भी कुछ 2-4 महीने बाद होने वाला है, 6 महीने बाद होने वाला है, और बिहार का भी चुनाव कुछ दिन बाद होने वाला है, लड़े करके है। और बोलते हैं कि लोकतंत्र की बात, भाजपा के लोग लोकतंत्र की बात हमको भाजपा के लोग से सीखना नहीं हमको है। अब पंजाब में जाकर देखिए, पंजाब में जाकर के खालिस्तान पंथी के खिलाफ में लड़ाई में सबसे पहले वामपंथी लोग थे, 163 वामपंथी लोग खून हुए वहां पर। बहुत धन्यवाद नवल किशोर जी ने जो डॉक्टर प्रसून ने बताया उसके बारे में उन्होंने कैटेगरी कई चीज़ें उन्होंने बताई जिसको मैं अब दोहराना नहीं चाहता, समय की कमी है। इस प्रकार हमने दूसरे दौर में बात की डॉक्टर प्रसून से, नवल किशोर जी से। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव, और ब्रेक में जाने के पहले भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर प्रसून और नवल किशोर श्रीवास्तव जो उन्होंने बातें रखी, आइए फिर बात करते हैं प्रभात तिवारी। प्रभात तिवारी जी, एक एलिगेशन है सीधा आप पर कि जब इसके पहले जो वहाँ पर था साइंटिफिक रिगिंग होती थी, उससे तो आज की इन्वेस्टिगेशन बेटर है। साइंटिफिक रिगिंग होती थी उसका आपको समय देखा होगा, और जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव हो रहे हैं उनका एलिगेशन है कि बंगाल में चुनाव भी जिस ढंग से होते हैं ममता कराती है, उस पर कई बातें कई उंगली उठी है। तो इनमें संक्षेप में हम रिप्लाई चाहते हैं आपसे, संक्षेप में समय अंदर। हमने कहा साइंटिफिक इनविजिबल रिगिंग, साइंटिफिक, उन्होंने कहा साइंटिफिक रिगिंग, मैंने कहा साइंटिफिक इनविजिबल रिगिंग। ये भाजपा वाले कर रहे हैं। अभी आप देखिए हरियाणा में जो एक चुनाव हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जाके मतदान पेटी खोली गई और उसमें हारा हुआ कैंडिडेट जीतता है और जीता हुआ कैंडिडेट हारता है। तो भाजपा के जमाने में मतलब इतनी अच्छी तरीके से मतलब रिगिंग हो रही है जिसका कोई मत नहीं है। और रही बात SIR के बारे में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, देखिए SIR के बारे में मैं यही कहूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन का चुनाव करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया? वो एक सर्वोच्च और एक बहुत ही अच्छा गरिमामय पद है, तो उन साहब को क्यों हटा दिया गया? मोदी जी से मैं ये जवाब मांगना चाहता हूँ, अमित शाह साहब से मैं यही मांगना चाहता हूँ, मोदी जी अमित शाह के पास क्या सारे डॉक्यूमेंट्स हैं?
वो कहना नहीं चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट दे पाएंगे मोदी साहब और अमित शाह साहब? अमित शाह साहब तो तड़ीपार भी हो गए थे, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी चले थे। तो इसलिए मैं 2024 में मैंने मत का प्रयोग किया और 25 में जब बंगाल का लिस्ट आएगा उसमें प्रभात तिवारी का नाम नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या मैं भारतीय नागरिक नहीं हूं, मैं वोटर का अधिकार नहीं हूं? तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, चोरी गवर्नमेंट है। 24 में मैं जो हूं मैं वोटर हूं और 25 में जब आपका लिस्ट आएगा तो मैं उसमें वोटर नहीं हूं। तो इसलिए ऐसे मत करिए, आप इनविजिबल रिगिंग कर रहे हैं। रिगिंग और इनविजिबल रिगिंग दोनों दो तरह के होते हैं, तो आपके कथनी करने में बहुत फर्क है। एक बताइए, जो अभी एक सवाल ये भी उठा था कि एक व्यक्ति 2 जगह से वोटर है, इसमें आप क्या बोलना चाहिए? आप ही के पार्टी के कई लोग। जी मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए ममता दी ने आवाज उठाई है कि आप जैसे आधार कार्ड का एक नंबर आ गया है, पैन कार्ड का एक नंबर होता है, उस तरह से आप एक यूनिक आईडी नंबर दे दीजिए। क्योंकि आप अभी देखिए बहुत सारे मतदाता हैं, जैसे कूच बिहार में कोई किसी का इपिक नंबर है, इपिक नंबर को अगर हम जो है कंप्यूटर में डालते हैं तो गुजरात में किसी का नाम आ जाता है, मतलब कूच बिहार में उसके नाम से भी है और गुजरात में भी उसी नंबर से उसका नाम आ जा रहा है, दूसरे का नाम आ रहा है। तो ये जो है इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करिए, आप भारतीय नागरिक को दूर मत करिए। आप लोगों का भाजपा का काम क्या है कि ये जो है वोटर को चूज कर रहे हैं, वोटर सरकार को नहीं चूज करेगा। तो ये जो आपकी कथनी और करनी है ना, उसमें अंतर करिए और आप एसआईआर करिए, बहुत अच्छी बात है। हम पूरा भारतवासी आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन के साथ है। इस प्रकार हमने तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से बात की, डॉक्टर प्रसून से बात की, नवल जी से बात की, प्रभात तिवारी से बात की। अब हम बात करेंगे, उपसंहार करने के निवेदन करेंगे डॉक्टर नम्रता कोठारी जी से। नम्रता जी, आपने बहुत सी बातें बताई, मैं आपको एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ उसमें, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि गुजरात में ऐसी 10 पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हुई हैं जो लोग उनके नाम को भी नहीं जानते हैं, और उनको 4300 करोड़ रुपए चंदा मिला है, 4300 करोड़ रुपए उनको। और उनके सारे लोग कभी कभी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन सारे इलेक्शन मिला करके उनको अभी तक सब मिला के 50,000 के आसपास वोट मिले हैं। यानी पार्टियां ऐसे ही हैं और उनको रजिस्टर्ड हो गई है चुनाव आयोग में, और उनको 4300 करोड़ रुपए चंदा भी मिला है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे और आपके लिए, सभी देश के लिए बड़ी चिंता की चीज़ है। इस प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो रही है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं है। अब नम्रता जी, आप क्या बोलना चाहिए उपसंहार में? जो भी पहले पूर्व प्रवक्ता ने जो भी अभी तक जो बोला, मुझे लगता है कि हम लोग को सबसे पहले ये सोचना चाहिए इलेक्शन किसके लिए है, देश किसके लिए है, आम जनता के लिए। हम लोग जो गणतंत्र का बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं, वो किसके लिए है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो हम लोग जनहित के बारे में नहीं सोच के हम लोग एक दूसरे से एक पार्टी दूसरे पार्टी से लड़ रहा है, दूसरा पार्टी तीसरा, ये उसका खामी निकाल रहा है, ये उसका खामी, ऐसा क्यों? हम लोग का अल्टीमेट होना चाहिए कि हम लोग जनता को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या दे सकते हैं, और जनता उस बेसिस में कितना देश के लिए अच्छा काम कर सकता है। ये अगर थिंकिंग रहे तो मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। पर हम लोग अगर ये दोषारोप करते रहें कि उन्होंने इतना रिगिंग किया था तो हम ये कर रहे हैं, हम उनसे कम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसका कभी कोई सल्यूशन निकल नहीं सकता है। हम लोग को एकजुट होके एक जगह आके हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग देश का उन्नति कैसे करें। जहाँ पर आज हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, ट्रम्प का हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा टेरिफ लगा दिया है। ये टेरिफ लगाने की वजह से हम लोग कई बिजनेस हैम्पर हो सकते हैं। तो वो चीज़ में हम लोग को विचार करना चाहिए किस तरह हम लोग अपने देश को और भी आत्मनिर्भर कर सके, किस तरह विकसित कर सके, चाहे वो थिंकिंग किसी का भी हो, बट अल्टीमेट है हम लोग को देश को विकसित करना। तो ये थिंकिंग के ऊपर स्ट्रेस दे। और हम लोग जानते हैं अभी इलेक्शन का जो ये दौर चला आ रहा है 50s से, इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, करप्शन भी का डिफरेंट जो चेहरा सामने आया है। इसमें मीडिया का भी कुछ रोल है। मीडिया भी इलेक्शन के टाइम कई चीज़ ऐसे तोड़ मड़ोड़ के दिखा रहे हैं जो कभी भी एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, रादर हार्मफुल है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगी, सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर आके
आम देशवासी के लिए सोचे, हम लोग का जो गरीबी लेवल है किस तरह उसको कम किया जाए ताकि हम लोग और भी अग्रसर हो सके। हम लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए, हम लोग का गोल ये होना चाहिए, हम लोग किस तरह चाइना से compete करें, किस तरह हम लोग अमेरिका का ये जो ओवर हैंडेडनेस है इसको कम करें। तो अगर हम लोग इंटरनेशनली सोचे और बॉर्डर प्रोटेक्शन का सोचे तो ये सब चीज़, ये जो झगड़े का ये छोटा छोटा मुद्दा, ये कभी हम लोगों के बीच आएगा ही नहीं, चाहे वो SIR हो चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद। भारतीय लोकतंत्र एवं चुनाव इस बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम और आज की स्थिति में एक बहुत ही चिंताशील जो विषय है, इस पर हमने बातचीत की। हमने पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, हमने एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को बुलाया और मैं समझता हूँ इससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन पर हमने काफ़ी खुल करके चर्चा की। ताज़ा टीवी का उद्देश्य होता है कि हम सारी चीज़ों को हमारे दर्शकों के सामने रखें, उनका ज्ञान को बढ़ाएं, उनकी जानकारी को बढ़ाएं और ऐसा हमने किया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर निखिल पुरुषोत्तम जी के, श्री नवल किशोर श्रीवास्तव जी के, श्री प्रभात तिवारी एवं डॉक्टर नम्रता कोठारी के, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरणी कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता नोट कर लीजिए, response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ और नए प्रतिभागियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।